हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते चलें। जीवन में आंदोलन कर दें, सत्याग्रह कर दें, जब तक आपको अपनी मनोवांछित सफलता नहीं मिल जाती। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे हमारी पिछली क्लास में खेड़ा आंदोलन की, ठीक है, और खेड़ा किसान आंदोलन की सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका। और मैंने आपको ये भी कहा कि गांधी जी ने मोहनलाल पांड्या, इंदुलाल याज्ञनिक, वल्लभ भाई पटेल, इनके साथ में मिलकर के किसानों की जो वास्तविक मूल जो समस्याएं थी उन मूल समस्याओं तक पहुंचने का प्रयास किया। और सही बात यह थी कि किसानों की फसल नष्ट हो चुकी थी। तो उस स्थिति में किसान अपना भरण पोषण पालन पोषण ही नहीं कर पा रहे थे, तो वो राजस्व कहां से देते, मालगुजारी कहां से देते। सही बात थी, लेकिन कुछ ज्यादा विशेष बातें हुई नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई बड़ा उस रूप में हुआ नहीं चीजें। ठीक, वल्लभ भाई पटेल जैसे एक महान युवा नेतृत्व का सहयोग देखने को मिला गांधी जी को, और ये वल्लभ भाई पटेल फिर जीवन पर्यंत गांधी जी के साथ में रहे। मैंने आपको कहा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने। तो इस चीज को भी आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है आपका? देखो, दो चीजें यहां पर आपको दिमाग में सेट रखनी है थोड़ा सा, क्योंकि कंट्रोवर्सी होती है इन प्रारंभिक सत्याग्रहों को लेकर के। तो उस चीज में, स्थिति में ध्यान रखना कि मैंने आपको कहा कि 23/3/1918 ईस्वी को सरकार ने घोषणा कर दी कि जो जो किसान सक्षम है लगान देने में वो ही लगान दे। लेकिन उस दौरान गांधी जी तो अहमदाबाद पहुंच चुके थे। कहां पहुंच चुके थे? अहमदाबाद पहुंच चुके थे। अब गांधी जी ने अहमदाबाद में वस्तुतः हड़ताल की। कैसे की, क्या की, वो भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन वो हड़ताल 15/3/1918 को, मतलब खेड़ा आंदोलन का नतीजा आने से पूर्व गांधी वहां पहुंच चुके थे। कहां? अहमदाबाद में। कहां पर? अहमदाबाद में। और उन्होंने वहां पर जो है हड़ताल प्रारंभ कर दी थी। तो उनके जीवन की पहली हड़ताल कौन सी थी? अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक है ना? पहली बार उन्होंने जो है भूख हड़ताल की थी वहां पे। क्या की, कैसे की, अभी वो चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा फिर इसके क्रम में कई जगह आपको थोड़ा सा कंट्रोवर्सी देखने को मिलता है। कई बार जो है कई पुस्तकों में अहमदाबाद मिल को पहले ले लिया गया, क्योंकि तिथि का थोड़ा सा ये फेरबदल आपको देखने को मिलता है। तो इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में सेट रखिएगा, ठीक है। चलिए, खैर, किसान आंदोलन के संदर्भ में पहला चंपारण और फिर कौन सा? खेड़ा किसान आंदोलन। ठीक है। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हार्डिमन। क्या नाम था? हार्डिमन। इन हार्डिमन महोदय ने एक बात कही। क्या बात कही? हार्डिमन महोदय ने खेड़ा सत्याग्रह को भारत का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, कुछ तो एक तो मैं तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये गांधी जी की खेड़ा किसान आंदोलन के दौरान की तस्वीर है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, थोड़ी सी धुंधली दिख रही है क्या? ठीक है, देखिएगा, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो गांधी जी की कौन से किसान आंदोलन के दौरान की है? खेड़ा किसान आंदोलन की है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरीके के दिखते थे गांधी जी, ठीक है। मेरा प्रयास ये रहता कि कुछ तस्वीरों के माध्यम से आपको चीजें आपके दिमाग में छाप दी जाए बस, ठीक है। फालतू की चीजें पढ़ने से अच्छा ये है कि महत्वपूर्ण तथ्य ही पढ़े जाएं, ठीक है। और लेकिन वो दिमाग में आपके छपे हुए होने चाहिए। तो पहली चीज ध्यान रखिएगा कि खेड़ा किसान आंदोलन के दौरान गांधी जी खेड़ा किसान आंदोलन के दौरान
गांधी। ठीक है, कैसे दिखते थे आपके सामने। खैर, आपका जो विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि हार्डीमन ने, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ध्यान रखना बेटा, कि हार्डीमन ने खेड़ा किसान सत्याग्रह को, खेड़ा किसान सत्याग्रह को भारत का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह, वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा है। ठीक है, इस चीज को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि भारत का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा माना जाता है, तो खेड़ा वाला माना जाता है। कौन सा माना जाता है, खेड़ा वाला माना जाता है। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अहमदाबाद मिल हड़ताल की। किसकी, अहमदाबाद मिल हड़ताल की। अहमदाबाद मिल हड़ताल। उन्नीस सौ 18। सुनो समझो भाई, मैंने आपको बताया, मैंने कहा कि गांधी खेड़ा किसान आंदोलन के दौरान वहां पर होते हैं, उस समय की वो परिस्थितियों को देखते हैं। लेकिन उसी दौरान अनुसुईया बेन जो कि अंबालाल साराभाई की बहन हुआ करती थी, अनुसुईया बेन पटेल गांधी जी से मिलती है। ये अंबालाल साराभाई वही हैं जिन्होंने गांधी जी को बहुत बड़ा भूमि अनुदान दिया था ताकि वहां पर वो अपना साबरमती आश्रम बसा सके। बस दो नाम दिमाग में रखना। अब उसकी पटकथा लिख रहा हूं मैं, देखिए क्यों किया गया। तो मिल मालिकों ने मजदूरों को फ्लैग बोनस देने से इनकार किया। ठीक है, तो किसके विरुद्ध, तो ध्यान रखना कि अहमदाबाद के कपड़ा मिल मालिकों के विरुद्ध। ध्यान रखना कि गांधी के सहयोगी कौन है यहां पर, अनुसुईया बेन पटेल। ठीक है, ध्यान रखना कि ये अनुसुईया बेन पटेल जो थी
वो वस्तुतः अंबालाल साराभाई की बहन थी। आगे बात समझ क्लियर है। अब इस कहानी को समझो। गुजरात में भयंकर महामारी फैली और हम महामारी कौन सी? प्लेग की महामारी। इस प्लेग की महामारी के दौरान जब मजदूरों को ये लगा कि हम सब मारे जाएंगे, उस समय चूंकि प्रथम विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था और महंगाई आसमान को छू रही थी, मजदूरों को अपने घर चलाने के लिए बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन उस समय प्लेग की महामारी फैली। अब प्लेग महामारी फैली तो कि मजदूरों को ये लगा कि यार जिंदा ही नहीं रहेंगे, जिंदा ही नहीं रहेंगे तो भैया ये पैसा कब काम आएगा। तो इस स्थिति में मजदूरों ने धीरे धीरे वस्तुतः क्या करना प्रारंभ किया था? पलायन करना प्रारंभ किया। क्या करना प्रारंभ किया? पलायन करना प्रारंभ किया। लेकिन हुआ क्या? ये जो मिल मालिक थे, इन मिल मालिकों ने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रच करके उनको लगा कि यार हमारा तो काम धंधा बंद हो जाएगा, हमारा काम धंधा बंद हो जाएगा। तो इसलिए मजदूरों को उन्होंने लालच दिया। मजदूरों को उन्होंने क्या दिया? लालच दिया। कैसा लालच दिया साहब? मजदूरों को उन्होंने कहा देखो अभी जो काम करेगा उसको 50% बोनस मिलेगा। कितना? 50% बोनस मिलेगा। आगे बात समझ में क्लियर है? तो अब बेचारे जी मजदूरों ने भी ये सोचा कि यार चलो इतना जब बढ़िया पैसा मिल रहा है तो कोई ना, मरे तो मरे लेकिन आगे आने वाली पूछते तो हमारी बच्चे तो सुखी होंगे एटलीस्ट, ठीक है ना। तो इसलिए मजदूरों ने वहां काम करना प्रारंभ कर दिया। मजदूरों ने क्या करना प्रारंभ कर दिया? काम करना प्रारंभ कर दिया। अब कहानी ये हुई कि जैसे ही फ्लैग थोड़ा सा कम हुआ, समाप्त हुआ, ठीक है, तो फ्लैग समाप्त होते ही जो मिल मालिक थे, कौन? मिल मालिक, ये बड़े पेट वाले कौन? मिल मालिक। समझना इस चीज को, कौन? मिल मालिक। और इन मिल मालिकों में एक व्यक्ति ये भी शामिल था, कौन? जिसने गांधी जी को भूमि अनुदान दिया था। गांधी जी को भूमि अनुदान दिया था। ये आपके कौन है? मिल मालिक हैं। देखो मिल मालिक हैं। ये अनुसुईया बेन पटेल है। अनुसुईया बेन पटेल है। समझना इस कहानी को, कौन? अनुसुईया बेन पटेल। ये तो मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है, गांधी है। और ये आपके कौन है? मजदूर हैं। समझना कहानी को। तो इन मिल मालिकों ने मजदूरों को बोनस देने से इनकार कर दिया। मिल मालिकों ने, समझना है ना, मिल मालिकों ने बोनस देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। बोनस देने से इनकार कर दिया। जैसे स्थितियां ठीक हुई, थोड़ा सा प्लेग समाप्त हुआ, अब मजदूर ये चाहते थे कि हमारा जो बोनस बढ़ाया गया था उस बोनस को हमेशा बढ़ाया हुआ रखना चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा फैल चुकी है, महंगाई बहुत ज्यादा है। आ गई बात समझ में? और इस स्थिति में भैया हम तो तभी काम करेंगे जब हमारा जो है बोनस बरकरार रखा जाए, ठीक है। तो मिल मालिकों ने कहा तो ये मजदूर जो थे वो कितने प्रतिशत? 50% बोनस चाहते थे। 50% बोनस चाहते थे। समझना इस चीज को। और मिल मालिकों ने क्या कहा? बोनस देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। ये मजदूर जाकर के मिलते हैं किससे? अनुसुईया बेन पटेल से। किससे मिलते हैं? अनुसुईया बेन पटेल से। और अनुसुईया बेन पटेल ने कहा कि रुको,
तुम्हारे हितों की रक्षा करने के लिए एक व्यक्ति लड़ेगा। कौन लड़ेगा? गांधी। कौन लड़ेगा? गांधी लड़ेगा। तो गांधी को बुलाएगा, गांधी को बुलाएगा, और बुलाने के बाद में गांधी चूंकि थोड़ा सा अंबालाल साराभाई के प्रति अपना सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते थे, भाई इतना बड़ा भूमि अनुदान दिया था, जहां उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की, समझ गए। अब इस स्थिति में गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने मध्यम मार्ग अपनाया। गांधी जी नहीं चाहते थे कि मजदूर, क्या चीज, मजदूर नाराज हो, और गांधी जी ये भी नहीं चाहते थे कि मिल मालिक भी नाराज हो। इसलिए गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने ये किया, सुनिएगा, कि गांधी जी ने मिल मालिकों वे मजदूरों के मध्य हुए इस विवाद को एक ट्रिब्यूनल, ठीक है, एक ट्रिब्यूनल को सौंपने का फैसला किया। आगे बात समझ में क्लियर है? वापस सुनना। गांधी जी नहीं चाहते थे कि मिल मालिक भी नाराज हो, गांधी जी ये भी नहीं चाहते थे कि मजदूर नाराज हो, ठीक है। मजदूर 50% बोनस लेना चाहते थे, ये मिल मालिक चाहते थे कि एटलीस्ट जो है हम लोग 20% देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। आगे बात समझ में क्लियर है? अनुसुईया बेन पटेल इस संपूर्ण हड़ताल में गांधी जी की सहयोगी थी। वस्तुतः अनुसुईया बेन पटेल जो है अंबालाल साराभाई की क्या थी? बहन थी। गांधी जी ने मध्यम मार्ग अपनाया। क्या करा? मध्यम मार्ग अपनाया, और मध्यम मार्ग अपनाने के बाद में क्या करा? एक ट्रिब्यूनल की नियुक्ति कर दी। ट्रिब्यूनल का मतलब कि एक कमेटी बना दी। गांधी जी ने एक कमेटी को यह मामला सौंप दिया और कहा कि भाई देखो, मेरे लिए तो दोनों ही ठीक हो, है ना। अब ट्रिब्यूनल आपको जो फैसला देगी वो आपको क्या होना चाहिए? मंजूर होना चाहिए। वो आपको क्या होना चाहिए? मंजूर होना चाहिए। तो मिल मालिक और मजदूर इस बात पे राजी हो गए कि भाई ट्रिब्यूनल जो फैसला देगी वो हमें मान्य होगा, इसकी पहले जांच पड़ताल होगी, ठीक है, और फिर हमारे अनुसार जो जो चीजें होगी वो हमें स्वीकार्य होंगी। अब सुनो आगे की कहानी। ये मिल मालिक बड़े खतरनाक थे, बड़े खतरनाक थे। कैसे खतरनाक थे? इन्होंने पहले तो हाँ कर दी, लेकिन बाद में क्या किया? बाद में हड़ताल का बहाना बनाया। किसका बहाना बनाया? हड़ताल का बहाना बनाया, और हड़ताल का बहाना बना करके इस ट्रिब्यूनल से वो क्या हो गए? अलग हो गए, इस ट्रिब्यूनल से हट गए। आगे बात समझ में क्लियर है? और ट्रिब्यूनल से हटने के बाद में उन्होंने एक जो है घोषणा की कि हम तो देंगे तो 20% ही देंगे, ठीक है ना। हम तो कितना देंगे? 20% ही देंगे। यदि किसी मजदूर को काम करना है तो करे, नहीं करना है तो नहीं करे। यदि कोई मजदूर काम करने के लिए नहीं आया तो उसकी नौकरी छीन ली जाएगी। उसकी क्या कर ली जाएगी? नौकरी छीन ली जाएगी। इस प्रकार की घोषणा करी किसने? इन मिल मालिकों ने। जब मिल मालिकों ने इस प्रकार का व्यवहार किया तो गांधी जी को बड़ा दुख हुआ। गांधी जी को बड़ा दुख हुआ। गांधी जी जाकर के मजदूरों से मिलते हैं और मजदूरों से मिलकर के कह रहा है ये तो मामला खराब हो गया। तो गांधी के मरवा दिया हमें। एक ट्रिब्यूनल कहाँ गया वो तुम्हारा ट्रिब्यूनल जो हमारे पक्ष में कुछ करने वाला था? तो गांधी ने कहा कि मैं बड़ा ट्रिब्यूनल हूं, मेरे से बड़ा कोई ट्रिब्यूनल नहीं है। लगाओ चटाई। क्या करो? लगाओ चटाई। लगाओ। कहां पर चटाई लगाओ?
साबरमती नदी के किनारे, कहां पर? साबरमती नदी के किनारे। लेकिन आप लोगों को वादा करना पड़ेगा, एक तो अहिंसा का पालन करेंगे, दूसरा कोई भी जो मजदूर है वो अब काम करने के लिए नहीं जाएगा, अब काम करने के लिए नहीं जाएगा। और तब तक नहीं जाएगा जब तक मैं ना कह दूं आप लोगों को क्या करना है, मेरे सामने आना है, मेरे साथ में आना है। हम लोग कहां बैठेंगे? साबरमती के किनारे बैठेंगे। वहीं पर वो कारखाने बने हुए थे, उनके सामने बढ़िया दरी चटाई लगाएंगे, किसी को अंदर जाने देंगे नहीं। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या कहा? ये सारी की सारी बातें की और कहा कि भाई साबरमती नदी के किनारे हम इकट्ठे होंगे और रोज वहां पर जो है हम कोई ना कोई कुछ काम करेंगे। कल आना रहे तुम साबरमती नदी के किनारे। मजदूरों को लगा यार गांधी कुछ बहुत बड़ा करने वाला है, गांधी कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। जब मजदूर साबरमती नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने मजदूरों ने देखा कि एक चटाई बिछा रखी है, बड़ा सा एक रजिस्टर है और थोड़ी सी ठीक ठाक व्यवस्था, गांधी जी की बैठने के लिए कुर्सी उर्सी लगा रखी है। मजदूरों को लगा हो बहुत खतरनाक काम करने वाला है। ठीक है, तो मजदूरों ने की लिस्ट निकलवा चुके थे, गांधी जी किस किस का नाम क्या क्या नाम है वो सारी की सारी लिस्ट निकलवा के तैयार बैठे थे। भाई वकील थे तो थोड़े से एडवांस तो थे ही। ठीक है, तो फिर उन्होंने नाम लिया। हाँ भाई सुखदेव, हाँ आया क्या? हाँ हाजिरी लगानी है भाई। क्या लगानी है? हाजिरी लगानी। अरे मेघाराम जी क्या? हाँ महेंद्र जी, हाँ जी आया हूं। ठीक है, गरिमा का पति आया क्या? हाँ आया है। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से गांधी जी ने हाजिरी लेना प्रारंभ किया और वहां रोज मिलना स्टार्ट हुआ और हाजिरी लेने के बाद ये बड़े बड़े भाषण दे गांधी जी। रोज यही जो है रोजमर्रा में यही चीजें चल रही थी। मजदूरों को लगा यार ये क्या क्या कर रहा है बावड़ा आदमी। रोज आए, या तो एक आध भजन सुना दे, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे। ठीक है, और या फिर जो है हाजिरी लेके बड़े भाषण दे करके जो है हाँ ठीक है। तो मजदूरों का जो रुझान था गांधी जी के प्रति वो कम होने लग गया और जो रोज हाजिरी ली जा रही थी, रोज जो लोगों की आवक हो रही थी, जितने मजदूर रोज आ रहे थे उन मजदूरों की संख्या भी घटने लग गई और बहुत कम रह गई। गांधी जी को लगा यार ऐसे तो मामला होगा नहीं, ऐसे तो मामला बैठा गया नहीं। तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने कहा सुनो, मैं भी तुम्हारे सामने है ना तुम्हारे साथ शपथ लेता हूं कि मैं तुम्हारे साथ में बैठूंगा और भूख हड़ताल करूंगा, आमरण अनशन करूंगा। क्या करूंगा? आमरण अनशन करूंगा। आ गई बात समझ में? जब तक मिल मालिक तुम्हारी जो है समस्या को नहीं सुलझा देते, तुम्हें बोनस नहीं दे देते, तब तक मैं यहां पर आमरण अनशन करूंगा, चाहे मर क्यों नहीं जाऊं मैं। आगे बात समझ में? तो गांधी के द्वारा की गई प्रथम भूख हड़ताल कौन से के दौरान? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना कि गांधी की पहली भूख हड़ताल थी कहां पर? अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? और अंततः जब गांधी जी ने इस तरीके की चीजें की, 15 मार्च 1918 को गांधी जी हड़ताल के ऊपर बैठ जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार की जब चीजें की तो फिर अंततः मिल मालिकों को झुकना पड़ा। फैसला वापस ट्रिब्यूनल को सौंपने के लिए राजी हुए और राजी होने के बाद में ट्रिब्यूनल ने एक फैसला दिया कि आपको लगभग 35% बोनस। कितना? ना तो मजदूरों की बात और ना तुम्हारी, मध्यम मार्ग अपनाया। कितना? 35% बोनस देने का क्या दे दिया था? फैसला दे दिया था। तो इस प्रकार से ये गांधी की बहुत बड़ी विजय रही एक बार फिर से। तो लगातार 3 विजय हो गई गांधी जी की। चाहे हम बात करेंगे चंपारण मिल आंदोलन की, चंपारण नील आंदोलन की, चाहे हम बात करें खेड़ा किसान आंदोलन की, या फिर हम बात करें अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल की। ठीक है, तो ये गांधी की लगातार क्या रही थी? 3 विजय रही। गांधी जी ने अनशन तोड़ा और उन्हें 35% क्या दे दिया गया? बोनस दे दिया गया। ठीक है, तो गांधी जी ने मिल मालिकों व मजदूरों के मध्य हुए हड़ताल को एक ट्रिब्यूनल को सौंपने का फैसला किया। मिल मालिकों ने
प्रारंभ में सहयोग किया, परंतु कुछ समय बाद हड़ताल का बहाना लेकर हड़ताल का बहाना करके अलग हो गए। ठीक है, मिल मालिकों ने आदेश दिया क्या कि केवल 20% बोनस दिया जाएगा। जो मजदूर इसे स्वीकार नहीं करेगा, इसे नहीं स्वीकारेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। गांधी जी ने 15 मार्च, ध्यान रखना इस तथ्य को, गांधी ने 15/3/1918 ईस्वी को मजदूरों के पक्ष में भूख हड़ताल प्रारंभ की। ठीक है, भारत में गांधी जी की यह प्रथम भूख हड़ताल थी। ध्यान रखना इस चीज का। मिल मालिकों को झुकना पड़ा, वे मजदूरों को 35% बोनस देने पर राजी हो गए।
तो ये गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रहों की हम लोगों ने चर्चा की। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं रॉलेट एक्ट सत्याग्रह की। ठीक है, रॉलेट एक्ट आंदोलन कह दो या सत्याग्रह कह दो। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919। सुनिएगा, तो गांधी जी ने ये प्रारंभिक 3 बड़ी सफलताएं प्राप्त की और इन 3 बड़ी सफलताओं से गांधी जी लोगों के दिलों में जगह बना चुके थे। अब देखिएगा, उन्नीस 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, 1914 से 1918 तक। और इस दौरान भारत में जो क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी, इन क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी आई। अब यहां पर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों की इन क्रांतिकारी गतिविधियों को, तेजी जो आ रही थी, इसको कुचलने के लिए, मतलब सीधा सीधा यूं कहें कि क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में एक न्यायाधीश हुआ करते थे जिनका नाम था सिडनी रॉलेट। इस सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में इन क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए एक समिति नियुक्त की गई। छह मार्च से लेकर के 17 मार्च 1919, 6 मार्च से लेकर के 17 मार्च 1919 तक दिल्ली इंपीरियल केंद्रीय विधानसभा परिषद ने भारतीय लोगों ने ये जो समिति बनाई थी, इस समिति का जो है पुरजोर विरोध कर रहे थे। लेकिन 6 मार्च से लेकर के 17 मार्च तक दिल्ली इंपीरियल में इस समिति की बैठक हुई और बैठक होने के बाद में इस रॉलेट एक्ट को 17 मार्च 1919 को भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद रॉलेट एक्ट पारित कर दिया गया। रॉलेट एक्ट क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। कब किया गया? 17 मार्च 1919 को। क्या था ये रॉलेट एक्ट? तो रॉलेट एक्ट में क्या था कि रॉलेट एक्ट के द्वारा अंग्रेजों ने एक जो है कानून बनाया। क्या कानून बनाया? कि बिना कोई मुकदमा चलाए किसी भी भारतीय व्यक्ति को संदेह के आधार पर, किसी भी भारतीय व्यक्ति को संदेह के आधार पर जो है गिरफ्तार किया जा सकता है और गिरफ्तार करने के बाद में उसे 2 साल तक जेल में रख सकते हैं। 2 साल तक क्या रखा जा सकता है? जेल में रखा जा सकता है। और इसी रॉलेट एक्ट के तहत कई भारतीय लोगों को, कई भारतीय क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे अभी हम लोग बात करेंगे। देखो, आगे बात समझ में क्लियर है? तो मोतीलाल नेहरू ने विशेष रूप से इसका विरोध किया और मोतीलाल नेहरू ने कहा कि ये बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून है। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून है। जबकि भारतीय जनता ने इस रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा। क्या कहा? काला कानून कहा। गांधी जी के सामने जब ये सारी की सारी बातें हुई तो गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए दृढ़ संकल्प किया और उन्होंने एक सत्याग्रह सभा की स्थापना की। 23 मार्च 1919 ईस्वी के आसपास कौन सी सत्याग्रह सभा की स्थापना की। और इस सत्याग्रह सभा में वस्तुतः जमनालाल दास,
द्वारिका दास, शंकरलाल नामक एक बैंकर हुआ करते थे, उमर सोमानी, बीजी हार्निमन, इस प्रकार के ये लोग जो थे इस सत्याग्रह सभा में क्या हुए, शामिल हुए। इसमें क्या हुए, शामिल हुए। आगे बात समझ। उदारवादी नेताओं ने, और उदारवादी नेता कौन कौन से, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री और एनी बेसेंट ने इस सत्याग्रह का क्या किया, विरोध किया। और इसी समय मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना, इसी समय चूंकि एनी बेसेंट जो थी वो होम रूल लीग आंदोलन चला रही थी, तो एनी बेसेंट ने इसी रोलेक्ट एक्ट के जब उन्होंने सत्याग्रह सभा की स्थापना की तो गांधी जी को कहा, रहे गांधी तेरे बस की बात नहीं है, ये राजनीति है और तू राजनीति का छोटा बच्चा है, द किड ऑफ इंडियन पॉलिटी, तू भारतीय राजनीति का छोटा बच्चा है, भारतीय राजनीति का क्या है, छोटा बच्चा है, तेरे बस की बात नहीं है। तो गांधी ने कहा देख मैं भी करके दिखाता हूं। तो 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़तालों का आयोजन किया गया। गांधी ने पहली बार एनी बेसेंट को दिखाया कि देख मैं बड़ी चीज हूं, भारतीय राजनीति का छोटा बच्चा नहीं हूं। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़तालों का आयोजन किया गया। अब इस हड़ताल के दौरान हुआ ये कि इस हड़ताल के दौरान अनेक जगह जो है, विशेष रूप से पंजाब में, विशेष रूप से कहां पर, पंजाब में छोटे मोटे हिंसा की घटनाएं हुई। और इन हिंसा की घटनाओं के कारण पंजाब जाने का फैसला लेते हैं गांधी जी, क्योंकि अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे। तो इसीलिए गांधी जी ने सोचा कि मैं पंजाब में जाकर के वहां के लोगों को समझाऊंगा कि भाई हिंसा मत करो, हड़ताल तक मामला ठीक है। लेकिन हुआ क्या, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के पंजाब में घुसने पर, पंजाब में प्रवेश करने पर रोक लगा दी। गांधी जी ने यहां से सोचा चलो पंजाब में नहीं जाने दे रहे, दिल्ली चला जाता हूं, दिल्ली में भी यहां पर कुछ जो है घटनाएं हो रही थी हिंसा की। तो गांधी जी को 9 अप्रैल को दिल्ली में भी प्रवेश करने से क्या कर दिया, मना किया। गांधी जी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो मैं तो जाऊंगा कि जाऊंगा। गांधी जी जैसे ही 9 अप्रैल को दिल्ली में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, और प्रवेश करने का जैसे प्रयास करते हैं तो गांधी जी को वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद में बंबई भेज दिया गया। संपूर्ण पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया, मार्शल लॉ लगा दिया गया। भारतीय लोगों के साथ अमानवीय और क्रूर जो है अत्याचार किए गए, किसके साथ में, भारतीयों के साथ में। पंजाब में ऐसा कहा जाता है कि विद्यार्थियों तक को पीटा गया, छोटे बालकों को, जो 5वीं कक्षा तक के जो बालक थे उनको जबरदस्ती परेड में खड़ा कर दिया गया। रोजाना पैदल लगभग 20 मील चल करके आपको स्कूल आना अनिवार्य कर दिया गया। बहुत बुरी स्थितियां थी, बहुत बुरी स्थितियां थी। पंजाब में इसका व्यापक विरोध भी हुआ। पंजाब में जो इस रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने वाले दो बड़े व्यक्ति कौन थे, उनके बारे में भी सुन लीजिएगा। 2 बड़े व्यक्ति हैं पंजाब में, 2 बड़े क्रांतिकारी हैं जिन्होंने इसका क्या किया है, विरोध किया। एक का नाम था डॉक्टर सतपाल। क्या नाम है, डॉक्टर सतपाल। और दूसरे जो नेता थे उनका नाम था सैफुद्दीन किचलू। क्या नाम था, सैफुद्दीन किचलू।
डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को भी 10 अप्रैल को, माफ कीजिएगा 9 अप्रैल को, कब 9 अप्रैल को पंजाब में 9/4/1919 ईस्वी को इनको गिरफ्तार कर लिया गया। कहां पर? पंजाब में। आगे बात समझ क्लियर है? तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को पंजाब में गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद में जनता में और आग फैली, जनता भड़की और इसका विरोध करने के लिए, ध्यान से सुनना, इसका विरोध करने के लिए पंजाब की जनता ने 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब में एक रैली निकाली। पंजाब में एक रैली निकाली और इस रैली के ऊपर हल्की फुल्की बल का प्रयोग किया गया, कुछ गोलीबारी भी की गई जिसमें कुछ आंदोलनकारी कुछ मारे गए। तो विरोध में क्या निकाली है? रैली निकाली है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने समझना इस चीज को बेटा, ब्रिटिश सरकार ने इसका क्या किया? दमन किया, गोलीबारी करवाई। क्या करवाई? गोलीबारी करवाई। और गोलीबारी करवाई तो कुछ आंदोलनकारियों की मृत्यु हो गई। आंदोलनकारियों की मृत्यु हुई। आंदोलनकारियों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। अब इसके लगभग 3 दिन बाद में, 3 दिन बाद में बोले तो कब? 13 अप्रैल 1919 को। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ध्यान से सुनना भाई। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी का दिन था। कौन सा? वैसाखी का दिन था। दिन कौन सा था? वैसाखी का। वैसाखी के दिन। अब देखो, वैसाखी पंजाब में सबसे बड़ा त्योहार है, एक तरीके से हिंदू त्योहार है। ठीक है, तो वैसाखी के दिन पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में यह हुआ कि साहब आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र थे तो वैसाखी का त्योहार था, तो वैसाखी के त्योहार के दिन पंजाब में आए सब लोग। कहां है? पंजाब में आए। और जब पंजाब में आए तो यहीं पर अमृतसर में, ध्यान से सुनना, एक बाग था जो कि जल्ली नामक सरदार का हुआ करता था। जल्ली नामक सरदार का बाग था। जल्ली नामक सरदार का बाग था। समझना इस चीज को, जल्ली नामक सरदार का बाग था। तो इस जल्ली नामक सरदार के बाग में जो वैसाखी के दिन पंजाब में आए हुए लोग थे, है ना, इस बाग में लोग क्या हुए? एकत्रित हुए। क्या हुए? एकत्रित हुए। और एकत्रित होने के बाद में शांति से क्या कर रहे थे? विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। शांति से क्या कर रहे थे? सभा कर रहे थे। शांति से क्या कर रहे थे? सभा कर रहे थे। इस समय पंजाब में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर था जिसका नाम था माइकल ओ डायर। इस माइकल ओ डायर ने 9 अप्रैल को जब डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था, तो उस समय उसने एक आदेश जारी किया था कि मार्शल लॉ तो लागू किया, साथ ही साथ कि कोई भी किसी भी प्रकार की सभा नहीं कर सकता, जहां हथियार सहित सभा करना रोक। ठीक है, तो ध्यान देना। इसी समय इस जनरल ओ डायर को, माफ करना, माइकल ओ डायर, क्या नाम? माइकल ओ डायर। ठीक है, इस माइकल ओ डायर जो था, इस माइकल ओ डायर को सूचना मिलती है। क्या सूचना मिलती है? कि जल्ली वाले सरदार के बाग में शांति से लोग वहां पर क्या कर रहे हैं? सभा कर रहे हैं। इस जनरल ओ डायर ने, माइकल ओ डायर ने, अमृतसर सेना का एक अधिकारी था
जिसका नाम था जनरल डायर। क्या नाम था? जनरल डायर। इस जनरल डायर को जो है आदेश दिया और आदेश दे करके वहां जाने का, पहुंचने का बात कही। आगे बात समझ में? अब देखिएगा, इस जनरल डायर ने यहां शांति से सभा कर रही लोगों की भीड़ के ऊपर बिना किसी चेतावनी दिए इस निकम्मे क्रूर व्यक्ति ने तब तक गोलियां चलवाई जब तक कि गोलियां समाप्त नहीं हो गई, पूरा का पूरा बारूद समाप्त नहीं हो गया। हजारों की संख्या में यहां पर लोग आए हुए थे, जिनमें बालक भी थे, महिलाएं भी थी और पुरुष भी थे। आप सामने जो देख रहे हैं ये छोटा सा एक संकरी सी गली है। इसी संकरी गली के माध्यम से इसके अंदर, ये इधर वाला भाग है ना, इसके अंदर घुसने के बाद जो है वो क्या था, जल्ली नामक इस सरदार का क्या था, बाग था। ये आप सामने देख रहे होंगे। ये बीच वाली इस तस्वीर को देखिएगा। चारों तरफ मकान बने हुए थे, ऊंची ऊंची दीवारें थी और इस गली को, एक तो इस गली को रोक लिया गया बाहर यहीं पर, और चारों तरफ से जहां जहां खुली जो जगह थी उस खुली जगह को भी जनरल डायर ने अपने सैनिकों से गिरवा दिया और चारों तरफ घेर करके बिना किसी चेतावनी के तब तक बारूद बरसाता रहा जब तक कि बारूद समाप्त नहीं हो गया। इसी जघन्य अपराध को इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ये जलियांवाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि जल्ली नामक सरदार का ये बाग हुआ करता था। आगे बात समझ में क्लियर हो गई ना? तो इस प्रकार से ये देखिएगा, ये कुछ तस्वीरें मैं आप लोगों के साथ में साझा कर रहा हूं। जब वहां पर भयंकर रूप से गोलीबारी की गई थी तो वहां पास में देखो एक कुआं भी दिख रहा है आपको। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी, मेन गेट रोक लिया गया, संकरी सी गली थी, उसी गलियारे को रोक लिया गया। लोगों को भागने का अवसर ही नहीं मिला, जाए तो कहां जाए। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए, गोलियों से बचने के लिए इस कुएं तक में कूद गए। कुछ लोगों ने पेड़ों के ऊपर चढ़े, कुछ लोग पेड़ों के ऊपर चढ़े। हजारों की संख्या में लोग मारे गए और ऐसा कहा जाता है कि जो पेड़ पर भी चढ़े हुए थे उनको भी इन अंग्रेज निकम्मों ने गोली मार दी पास में जा करके। आगे बात समझ क्लियर है? तो बहुत बुरी जो है दयनीय स्थिति वहां पर हुई। कई हजारों की संख्या में घायल हो गए, हजारों की संख्या में लोग मारे गए। घायलों को अस्पताल तक नहीं पहुंचाया गया, पानी से लोग प्यासे रहकर भी यहां पर मर गए। जो लोग घायल थे उनको पानी तक नसीब नहीं हुआ। इस प्रकार का ये जघन्य हत्याकांड किया गया जनरल और डायर के आदेशों से। आप ये देख रहे होंगे, ये अंदर के बाग की जो दीवारें हैं, इन दीवारों की तस्वीरें हैं जहां पर आज भी आपको गोलियों के निशान देखने को मिलते हैं। बहुत आराम से, ध्यान से इनको देखिएगा। ये इस प्रकार से अभी भी चिन्हित किया गया है जहां पर गोलियां जो है दीवारों पर भी उन गोलियों के साफ साफ आपको निशान देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये कुछ तस्वीरें मैं आप लोगों के साथ में साझा कर रहा हूं। ये आप सामने देख रहे होंगे, ये गोलियों से पड़े हुए निशान हैं। यदि किसी को जाने का मौका मिला है तो उन्होंने देखा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये इस तरीके से जो है गोलियां जो है बरसाई गई थी। ये गोलियों के निशान है सारे के सारे, जहां पर आपको ये डॉट डॉट इस तरीके से बने हुए दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये वो बाग है चारों तरफ से जिसको घेर लिया गया था। यहीं पर ये जघन्य हत्याकांड हुआ। ठीक है, और ये जलियांवाला बाग जहां लोग शहीद हुए उनके लिए स्मारक बनाया गया, जलियांवाला बाग स्मारक। ये आप सामने देख सकते हैं, जलियांवाला बाग स्मारक। आगे बात समझ में क्लियर है? तो इस खतरनाक क्या जघन्य अपराध किया गया किसके द्वारा? जनरल और डायर के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो माइकल
ओडायर थे। इस माइकल ओडायर को लंदन में उधम सिंह ने मारा था, ना कि जनरल ओडायर को। माइकल ओडायर को मारा था किसने? लंदन में उधम सिंह ने। आगे बात समझ में क्लियर है? तो आगे हम बात करेंगे। ये अब तक की मैं चीजें लिख देता हूं आप लोगों के लिए। अभी हम लोग थोड़ी सी बात ये भी करेंगे कि किस प्रकार से एक जो है कमेटी का गठन किया गया, हंटर कमीशन का भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने हेतु ब्रिटिश सरकार ने उन्नीस सौ 17 ईस्वी में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। ध्यान देना कि 6 मार्च से 17 मार्च तक, 17 मार्च 1919 ईस्वी को इसकी समीक्षा हेतु दिल्ली इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में बहस चली। भारतीय लोगों के विरोध के बावजूद इसे पारित कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? इसे पारित कर दिया गया। क्या था इस एक्ट में? ठीक है, तो इस एक्ट के तहत संदेह के आधार पर
किसी भी भारतीय को दो साल तक किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करके, किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करके 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। 2 साल तक जेल की सजा। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना बेटा कि मोतीलाल नेहरू ने इसे बिना वकील, बिना अपील, वे बिना दलील का कानून कहा। ठीक है, भारतीय जनता ने इसे काला कानून कहा। गांधी जी ने इस कानून का विरोध करने हेतु सत्याग्रह सभा की स्थापना की। तेईस 3/1919 इसमें जमनालाल दास, द्वारिकादास, शंकरलाल बैंकर। ऐसा कहा जाता कि शंकरलाल नामक बैंकर ने गांधी जी को 5 लाख का सहयोग किया था। उमर सोमानी, और बीजी हार्निमन इत्यादि शामिल थे। उदारवादी नेताओं ने गांधी की इस सत्याग्रह सभा का
विरोध किया, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, वे एनी बिसेंट शामिल थे। एनी बिसेंट ने गांधी को भारतीय राजनीति का छोटा बच्चा कहा। भारतीय राजनीति का छोटा बच्चा कहा। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना। तो गांधी ने क्या कहा, हाँ गांधी जी को क्या कहा, छोटा बच्चा कहा। क्या कहा, छोटा बच्चा कहा। गांधी ने 6/4/1919 ईस्वी को देश भर में हड़ताल करने का आह्वान किया या अनुरोध किया। ठीक है, आगे बात समझ किस प्रकार से ये हड़ताल चली, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या घटनाएं हुई। ठीक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।